हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ रहे थे और उसके बारे में समझ रहे थे। फ्रांसीसी क्रांति क्या होता है, इसके बारे में सारी डिटेल हमने फर्स्ट पार्ट में समझा था। अब उसके आगे की कहानी और डिटेल में समझने के लिए हमें फ्रांसीसी क्रांति को पार्ट 2 में हमको आना पड़ा और इसमें हम डिटेल से समझेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति बेसिकली है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में जब हम समझ रहे थे तो हमने देखा था कि फ्रांसीसी क्रांति का अगर मैं पीछे का थोड़ा सा रिपीट कराऊं तो फ्रांसीसी क्रांति में बेसिकली तीन समाज को हम समझे थे सामाजिक दृष्टिकोण से। तो उसमें प्रथम स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट था। उसमें जैसे प्रथम स्टेट की जो चीजें थी उसमें हमने समझा था कि प्रथम स्टेट में जो लोग थे वो पादरी थे और मतलब जो चर्च से जुड़े लोग थे। सेकंड में हम लोगों ने कुलीन वर्ग को देखा था और थर्ड स्टेट में जो था वो गरीब लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, इनको थर्ड स्टेट में। और उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा था, उनको टैक्स बढ़ा दिया गया था जिससे उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो अब जब आगे कहानी बढ़ी तो उन जो फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो है उभरता हुआ मध्यम वर्ग। अब उभरता हुआ मध्यम वर्ग क्या था? ये बेसिकली थर्ड और सेकंड के बीच का वर्ग था मध्यम वर्ग। ये कैसा वर्ग था? ये जो 18वीं सदी में बहुत से लोग विदेशी व्यापार और सामान का उत्पादन करके धन कमा रहे थे। मतलब कुछ विदेशी व्यापार कर रहे थे, सामान का उत्पादन कर रहे थे, उससे धन को क्या कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे। इन्हें मध्यम वर्ग के लोग कहा गया। और जो ये वर्ग में मध्यम वर्ग में लोग थे ये पढ़े लिखे थे। अब बेसिकली जैसे आप देखते होंगे, अगर आप इंडियन परिप्रेक्ष्य में देखें, मतलब अगर इसको फ्रांस के छोड़ के हम इंडिया में आते हैं। इंडिया में हम देखेंगे तो जैसे हम लोग की मिडिल क्लास फैमिली होती है, मतलब जिनके पास काम चलाओ गाड़ी, ठीक, अच्छा ठीक ठाक घर, खाने के लिए अच्छे से मिल जाता हो, ठीक। और क्या नाम है कि ये लोग एजुकेटेड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपने घर के आसपास देखते होंगे तो कोई अगर सरकारी टीचर होगा या फिर सरकारी वकील होगा तो उनको ही बेसिकली ये मध्यम वर्ग के ही कैटेगरी में हम रख सकते हैं। जैसे आईएएस अफसर हुआ। और जो बिलीनियर मिलीनियर होते हैं वो कुलीन वर्ग में, फ्रांस के परिप्रेक्ष्य में। अब इसको मैं को रिलेट इसलिए कर रहा हूँ इंडिया से ताकि आपको मध्यम वर्ग जो है ये समझ में आए, ठीक, आपको समझ में आएगा। ये समाज का कैसा वर्ग था? एक नया वर्ग था जिसमें कोर्ट के अधिकारी, देखिए मैं वही बताया, कोर्ट के अधिकारी, वकील, प्रशासनिक अधिकारी आदि इसमें क्या होते थे, शामिल थे मध्यम वर्ग में, ठीक। मध्यम वर्ग जो था, अब यही जो करेगा क्रांति में नया रोल अदा कौन करेगा? मध्यम वर्ग करेगा, ठीक। आगे समझते चलेंगे कहानी को। अब टैक्स और भोजन की कमी से किसान और मजदूर ने कई आंदोलन करते रहे। मतलब जो आपका बेस्टिल का जेल जो तोड़ा था, जो मैं उस क्लास में बताया था फर्स्ट वाले में, तो उससे और कई नई नई क्या कर रहे थे, किसान और मजदूर कई आंदोलन कर रहे थे। परंतु इन आंदोलनों में समाज में कोई बदलाव नहीं आ पा रहा था, ठीक ना। किसान मजदूर अपने ओर से लगे हुए थे लेकिन ज्यादा बदलाव नहीं आ पा रहा था। इसलिए सामाजिक और आर्थिक ढांचे में बदलाव की जिम्मेदारी किसको आ गई थी? मध्यम वर्ग को। क्योंकि मध्यम वर्ग जो था वो पढ़ा लिखा था। समझ में आ रहा होगा, मध्यम वर्ग पढ़ा लिखा था तो इस वजह से वो क्रांति को और अच्छे से क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है, लोगों को बता सकता है जो अनपढ़ लोग थे, या फिर लिख के या बोल के माध्यम से क्रांति ला सकता है। देखिए कोई भी समाज में बदलाव ना हमेशा पढ़ा लिखा ही व्यक्ति ला सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे सरकार जो होती है जो ज्यादा बोलता है उसको दबाती है, क्योंकि वो जानती है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो सारी फंडामेंटल्स को समझ रहा है। और जो अनपढ़ लोग रहते हैं वो भले से ही अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो पढ़ा लिखा नहीं वो अच्छा नहीं है, लेकिन वो सब फंडामेंटल को समझ नहीं पाते। इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है, जागरूक कराया जाता है कि आप इन चीजों को समझिए और पढ़ने में क्या करिए, रुचि लीजिए, ठीक। आगे समझते हैं। उसी समय दार्शनिक हुए जॉन लॉक और रूसो। दो दार्शनिक कौन से हुए? एक हुआ जॉन लॉक और एक हुआ रूसो। ये एक ऐसे समाज की परिकल्पना कर रहे थे जो कानून और समान अवसरों पे क्या थी, आधारित थी। मतलब जॉन लॉक और रूसो ने ऐसे समाज को सोचा कि मतलब ऐसा समाज हो जहाँ पे कानून हो, सबको समान अवसर। मतलब कि अगर कोई पढ़ने में अच्छा है तो नौकरी उसे ही मिलेगी, चाहे वो फर्स्ट वर्ग का हो, चाहे सेकंड का हो, चाहे थर्ड का हो, इसमें कोई वो ना हो। जैसे कि अगर आप इंडियन परिपेक्ष में देखेंगे तो जो वर्ण व्यवस्था पहले से चलती आ रही थी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता था, वो बाद में बदल के अगर आप पढ़े लिखे हैं तो भी आप भी ब्राह्मण हो सकते हैं, ठीक। ब्राह्मण का बेसिकली अगर वैदिक युग में देखेंगे तो उसका मतलब था कि कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति ही ब्राह्मण है, ये हो सकता है। ये नहीं कि पैदा हुआ ब्राह्मण के घर में तो ब्राह्मण हो गया। अगर छत्री का बेटा छत्री हो गया तो अगर उसके अंदर वो गुण है तभी। तो जॉन लॉक और रूसो फ्रांस के परिप्रेक्ष्य में ये देख रहे थे, परिकल्पना कर रहे थे कि कानून और समाज अवसरों पर आधारित होगा।
दार्शनिक और राजनीतिक जो चिंतन के विचार थे, किताबों के माध्यम से लोगों तक क्या कर रहे थे, पहुंच रहे थे। और जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता था, उनको बातों पे चर्चा करते थे। अब जैसे मान लीजिए कि कई बच्चे होते होंगे कि जो किताब से पढ़ी हुई किताब को नहीं पढ़ पाते होंगे, लेकिन अगर उनको कोई बातें सुनाया जाए, सिखाया जाए, तो वो सीख लेंगे। आपका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कबीरदास। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो बहुत बड़े चिंतक थे, ठीक ना? तो जरूरी नहीं कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, आप किताबों को पढ़ नहीं सकते, तो आप जागरूक नहीं हो सकते हैं। अकबर, आप अकबर को सुने होंगे, अकबर भी पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक ना? बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसी बीच यह बात भी फैलने लगी कि लुई 16वां, अब लुई 16वां कौन था? जो फ्रांस का क्या था, राजा था। ये मैं बता चुका हूँ क्या था, फ्रांस का राजा था। ये बुर्बो वंश का था। 1940 से इसका राज चल रहा था। ये क्या कर रहा था कि टैक्स बढ़ा रहा था, और इससे लोग क्या हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे। एक तो बेचारे लोग पे खुद ही पहले से क्या है, पैसे की कमी है, ठीक? लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। पाव रोटी, मतलब वहां का मुख्य भोजन था, उसको खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, और ये टैक्स पे टैक्स बढ़ाया जा रहा था। लोग सरकार और उसकी नीतियों के विरुद्ध में क्या कर रहे थे, विरोध में आवाज उठाने लगे। टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव में लुई 16वें ने स्टेट जर्नल की बैठक बुलाई। अब लुई 16वां ने क्या किया कि एक प्रस्ताव पारित किया कि स्टेट जर्नल लोग आए और क्या करें कि कर को बढ़ाया जाए। लुई 16वां ने 1789 में 300 प्रतिनिधि को एक बैठक में बुलाया। मतलब कितने प्रतिनिधि को बुलाया? 300 लोगों को एक स्टेट जनरल की बैठक बुलाई, जिसमें 300 लोगों को बुलाया। अब 300 लोग क्या थे? पहले और दूसरे स्टेट के, मतलब कि पहले में पादरी और चर्च से लोग जो थे, वो कितने थे? 300 थे। दूसरे में कितने थे? 300। प्रतिनिधि को भेज के आमने सामने की कतार में क्या कर दिया, बैठा दिया। इस वाले फोटो में देख सकते हैं। देखिए, आमने सामने की क्या कर दिया, कतार में बैठा दिया किन लोगों को? 300 पहले और 300 दूसरे वाले स्टेट को। और बैठे हुए थे तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि, पीछे खड़े हुए थे। अब देखिए, 300 लोग, अभी भी वही काम हो रहा है यहाँ पे। अगर आप समझिए कि यहाँ पे भी भेदभाव की क्रिया हो रही है। 600 लोग जो तीसरे स्टेट के, उनको पीछे खड़ा करवाया है, ठीक ना? किसान और मजदूर जो लोग थे, जो जिनको सबसे ज्यादा जरूरी थी, उनको असेंबली में जाने की अनुमति ही नहीं थी। मतलब वो जा ही नहीं सकते थे, उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे। लेकिन उनकी शिकायतों की 40,000 चिट्ठियां, 40 नहीं, 40,000, ध्यान से सुनिएगा, 40,000 चिट्ठियों को तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि द्वारा लाई गई थी। मतलब तीसरे स्टेट का बेसिकली मतलब था कि वही मध्यम वर्ग वाले ही, मान के चले कि मध्यम वर्ग के ही लोग जो थे, जो पढ़े लिखे थे, वो 40,000 चिट्ठियां किसकी लेके गए थे? किसान वर्ग के और मजदूर वर्ग के। उस समय एक नियम अनुसार हर स्टेट को एक वोट देने का क्या था, अधिकार था, ठीक? लेकिन तीसरे प्रतिनिधित्व का कहना था कि हर प्रतिनिधि को एक वोट देने का अधिकार हो। मतलब कि उसमें जो स्टेट का है, उसको सबको एक एक वोट क्या करे, अधिकार दे। लुई 16वें ने इस जो तीसरे स्टेट का जो ये अधिकार का वो बात कही थी, इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। इतना आपको थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा होगा कि माइंड में आपके क्या हो रहा होगा, फिगर बन रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आगे चलेंगे तो 20 जून, ये डेट याद रखिएगा। 20 जून को तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि वर्साय की एक टेनिस कोर्ट में जमा हो गए। अब देखिए, वर्साय एक जगह था, वहां पे एक टेनिस कोर्ट था जहां टेनिस खेला जाता है। वहां पे लोग जमा हो गए और अपनी नेशनल असेंबली की घोषणा कर दी। अब देखिए, ये टेनिस कोर्ट है, यहाँ पे लोग क्या हो गए, जमा हो गए, और एक नेशनल असेंबली की घोषणा कर दी। कौन? तीसरे स्टेट के लोग, जो किसान थे, मजदूर थे, ये लोग एक नेशनल असेंबली की घोषणा कर दिए। और उन्होंने कहा कि जब तक नया संविधान नहीं तैयार होगा, वहां से हटेंगे नहीं। सब लोग यहीं पे क्या रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। और संविधान लिखने की जिम्मेदारी कौन ले लिया? मिरावे और आवेशिये, ये दोनों लोग संविधान लिखने का क्या कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगर आप इंडियन परिप्रेक्ष्य में देखें, तो हमारे संविधान को कौन लिखा? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो कई लोग, संविधान अकेले नहीं लिखा गया, उसमें कई लोग शामिल थे, लेकिन मुख्य रूप से अगर किसी का नाम आता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आता है। उसी तरीके से मीराबे और आवेसीय, इन्होंने क्या किया, संविधान लिखने का कार्यभार ले लिया। मीराबे जो था, वो जन्म से एक कुलीन परिवार का था, लेकिन वो सामंती विशेषाधिकार वाले समाज के खिलाफ था। अब देखो कि जहाँ पे मीराबे चाहता तो वो कुलीन वर्ग था, तो वो अच्छे से अपनी जिंदगी को क्या यापन कर सकता था। लेकिन वो तब भी इसके क्या था, सामंती विशेषाधिकार वाले समाज के खिलाफ के क्या था, विरोध में था। और वो चाहता था कि सबको समान अधिकार मिले। और मीराबे और आवेशीय ने संविधान लिखना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक? आगे चलेंगे तो आगे आपका आएगा कि जब आगे कहानी और बढ़ती गई,
तो धीरे धीरे सर्दी भी आने लगी थी। ये मैं बता दिया था कि सर्दी की वजह से फसल भी तबाह हो गई थी, पिछले क्लास में हम समझे थे। जिससे पाव रोटी की कीमत बढ़ने लगी थी। अब पाव रोटी की कीमत बढ़ने का मतलब कि वहाँ का मुख्य भोजन था, उसकी कीमत भी बढ़ने लगी। एक दिन महिलाओं ने एक बेकरी पे धावा बोल दिया और पेरिस की सेना बुलाई गई। अब एक बेकरी पे जो महिला लोग थी वो धावा बोल दी, जिसको रोकने के लिए पेरिस से लुई 16वां ने क्या बोला, सेना को क्या किया, भेजा कि उसको रोको, इस बेकरी का जो धावा इसको रोको। उसी समय एक अफवाह फैल गई कि सेना को आदेश दिया है कि फल बर्बाद। अब देखो, बेकरी पे वो लोग गए हैं महिलाओं को रोकने के लिए, लेकिन उसी बीच आदेश आ गया है कि अफवाह फैल गई कि जो सेना आ रही है ये फसल को बर्बाद करने के लिए आ रही है। इससे आतंकिक मतलब कि इससे लोग घबरा गए, किसान लोग, और गांव के जो किले में अनाज उनाज सब रखा हुआ था उस पर हमला बोल दिए और सारा लूट लिए। और लगान संबंधी जितनी भी फाइल थी, जितना कर टैक्स वैक्स लगाए थे, उस सब को क्या कर दिए किसान लोग, जला दिए और सारा अनाज क्या कर लिए, लूट लिए। खाने की दिक्कत थी, लूट लिए और सब अपना अपना क्या कर लिए, खाने को भर लिए। ठीक, आगे समझेंगे। तो अब क्या हो रहा है, अब हल्का हल्का आपको ये समझ में आ रहा है कि आंदोलन किधर की ओर जा रहा है। इस आंदोलन में कई लोग मारे गए, ठीक, कुछ तो पड़ोसी देश भाग गए, मतलब कई लोग मरे भी। कुछ लोग जो बच बचा के कैसो क्या हो गए कि पड़ोसी देश अपना भागने लगे। लुई 16वें ने अपनी हार मान ली। अब देखिए, जब इतना संघर्ष हुआ तो आखिरकार लुई 16वां हार मान लिया और उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी कि 4 अगस्त 1790 को टैक्स सामंती व्यवस्था, मतलब सामंती व्यवस्था का मतलब कुलीन वर्ग का, मतलब जो बच्चा कुलीन वर्ग में पैदा हुआ है वो कुलीन वर्ग में पैदा होकर कुलीन वर्ग का नहीं कहलाएगा, ये व्यवस्था भी खत्म हो गई। टैक्स जो तीसरे वर्ग को केवल दिया जा रहा था कि मतलब तीसरे वर्ग का अगर व्यक्ति है तो उसको टैक्स देना ही देना है, ये वाली व्यवस्था खत्म होने लगी, खत्म करने को आ गया। पादरी वर्ग पादरी वर्ग और चर्च के जो विशेषाधिकार थे ये सब भी क्या हो गए कि आपको समाप्त होने लगे। समझ में आ रहा होगा। तो अब ये बताइए कि अगर ये सारी चीजें समाप्त हो गई तो क्या फ्रांसीसी क्रांति यहीं पे खत्म हो जाएगी, है ना? कि मतलब जो फ्रांस के लोग थे, जो किसान वर्ग थे, मजदूर लोग थे, गरीब लोग थे, क्या उनको वापस से वो उनका अधिकार मिल गया? तो अभी हमने पार्ट 2 है पढ़ा है, पार्ट 3 में हम आगे की कहानी को समझेंगे कि उनको अधिकार मिला कि नहीं। ठीक, तो पार्ट 2 आपको समझ में आया होगा। पार्ट 2 में कहानी को थोड़ा और ब्रॉड में समझेंगे। ठीक, और क्या नाम है कि आप क्या करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको समझ में आएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।